हूं मदिया मसूद। नाज़रीन, कोई भी मुल्क ये दावा नहीं कर सकता कि वो करप्शन से पाक है, लेकिन हाँ, कवानीन को तक़वियत देकर इन मसाइल पर काबू ज़रूर पाया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और मौजूदा हुकूमत नैब की मुकम्मल सपोर्ट करिए कि किसी तरह से भी करप्शन पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके, लेकिन हम देखते हैं कि ऑपोजिशन को फिर भी शिकायत हैं। फिर हम आपको अपडेट ये भी देंगे कि 13 दिसंबर को बिलावल भुट्टो को नैब की जानिब से तलब कर लिया गया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पीएससी चेयरमैनशिप के नाम पर हुकूमत और जो ऑपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है, इसी पर ये खबरें आ रही हैं। जरा ये बताते हैं कि अब नून लीग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है और इस बात पर भी अग्री हो गई है कि किसी और पार्टी का मेंबर भी नॉमिनेट हो सकता है। कितनी सदाकत है इन खबरों पर, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। आखिर में प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इजहार बरहमी कर रहे हैं अस्पतालों की हालत जार पर और हुकूमत की नाकामी करार देते हैं इसे। हमने देखा था कि इलेक्शन कैंपेन में तो पीटीआई का मंशूर यही था कि जो निसाबी तालीम है इसे मसावी किया जाएगा और हेल्थ पॉलिसी जो है वो अव्वलीन तरजीह होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि चौथा महीना हुकूमत का ये शुरू हो रहा है, लेकिन अब तक हमें कोई खास पेशकदमी इसमें दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजूहात क्या है, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो आते हैं हम अपने मेहमानों की जानिब और आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है इरशाद अहमद आरिफ साहब और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ हैं और मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पीर साबिर शाह साहब, जबकि इजहारुल हक साहब सीनियर तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी मंजूर साहब से। चौधरी साहब, सही कहना है चेयरमैन नैब का कि पहले अगर किसी के पास मोटर बाइक थी एक वक्त में, लेकिन अगर आज दुबई में टावर बन गए हैं तो अगर पूछा जाए कि किस तरह से ये टावर बनाए, कितनी करप्शन की, कितने अपने पैसों से इस टावर को खड़ा किया गया है, तो सवाल करने पर गुस्सा आ जाता है। तो नाराजगी क्या जायज है? पहले तो आपका शुक्रिया और मैं पहले उस्मान डार साहब को यंगर ब्रदर तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनको यूथ अफेयर्स का बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है उनकी हुकूमत की तरफ से, और इस उम्मीद के साथ कि वो बिल्कुल इसके साथ इंसाफ करेंगे और जिस तरह से वो खुद जवान है इसी तरह से नौजवानों के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस पे कोई एतराज नहीं है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो ये कानून बनाया गया था उस वक्त इस कानून को बनाने की नीयत क्या थी, ये बुनियाद है। पहले तो इस कानून की जो बुनियाद है वो एहतसाब कमीशन है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, वो सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक था। मोहतरमा बेनजीर इरशाद आरफ साहब बड़े सीनियर है, इजहारुल हक साहब भी बड़े सीनियर है। फिर उसके बाद उसके अंदर से नैब वजूद में आई है और उस एहतसाब के जरिए क्या कुछ किया गया, किस तरह से तशद्दुद आसफ जरदारी साहब पे कैसे कैसे मुकदमात, कत्ल से लेकर जो यहाँ पे अगवा बराए तावान से लेकर पता नहीं कौन कौन से मुकदमे जो है वो उनपे मंशियात का मुकदमा भी बनाया गया। सो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे मुकदमा दम तोड़ते गए। एक वक्त वो भी आया जब आसफ अली जरदारी साहब को 2.5 साल आपने सिर्फ एक BMW पे टैक्स कम देने, जो कस्टम ड्यूटी है वो कम अदा करने पे, जो उनके नाम पे भी नहीं थी, कहा गया गाड़ी रख ले, नहीं रखी, कहा गया कि आप कस्टम ले ले, नहीं रखा, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 6 महीने थी, 2.5 साल वो उस मुकदमे में जेल में रहे। जब 13 मुकदमात में जमानतें हो गई तो फिर वो 14वां मुकदमा बनाया गया था। सो फिर नैब आई तो नैब ने क्या किया, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा। सारे दोनों सीनियर मेरे बैठे हैं, इनको याद होगा, साबिर शाह साहब भी, इनको भी याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 MNAs को तोड़कर जमाली साहब की हुकूमत बनाई गई। उस वक्त नैब का और तो कोई काम नहीं था, जो भी नैब ज़ादे थे उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक लफ्ज कहा। फिर आज हम कब ये कह रहे हैं कि कौन गुस्सा करेगा, लेकिन सवाल ये है कि जब एक जैसा नहीं उसूल होगा। 11 इंक्वायरीज KPK की है, नैब बताए कि उनके बारे में क्या किया है, अलीम खान के बारे में क्या किया है, यहाँ के लोगों को गिरफ्तार, PTI के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। और अगर अलीमा खान साहबा, जो मेरे लिए जाती तौर पर काबिल एहतराम है, लेकिन अगर उनकी इंक्वायरी FIA करेगी जिसका हेड खुद वजीर आजम है और जो FBR करेगी, तो कौन मानेगा उस इन इंक्वायरीज को? जहां तक ये है कि हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं, हम इन मुकदमों को फेस करेंगे, भुगतेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी हैं, अगर ये अकाउंट्स गलत हैं तो फिर जहांगीर खान तरीन साहब के भी हैं, उनके बारे में क्यों वही सलूक क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ इतनी हमारी शिकायत है, बड़ी मासूम सी शिकायत है।
ठीक है, आपकी मासूम सी शिकायत आ गई कि बाइसनेस है, इसी वजह से तो फिर शिकायत आ रही है। ठीक है, नून लीग का इस पर टेक लेते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी की शिकायत साबिर शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उस्मान डार साहब, आप बताएगा, मुल्क का अरबों रुपया लूट कर बाहर गया और अब लूटी हुई दौलत अगर वापस लाने के लिए सवालात हो रहे हैं और एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ा है, तो शिकायत कैसी, नाराजगी कैसी? देखिए, शिकायत और नाराज़गी इसलिए है कि माजी में तो सच पूछिए मुकमका की ये सारी इख्तिसाब और अकाउंटेबिलिटी होती आई है। चाहे कि अगर आप देख लें मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये बड़ा राग लापते हैं नून लीग वाले, जी मुशर्रफ ने भी हमारा एहतसाब किया। वो क्या एहतसाब हुआ था? वो भी इनका एक NRO हुआ और एहतसाब के दौरान ही आपने देखा पूरे का पूरा खानदान अपने तमाम तर मुलाजमीन के साथ रातों रात पाकिस्तान से निकल गया और एहतसाब का अमल वहीं रुक गया। और चौधरी मंजूर साहब की एक बात से मैं ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि ये एहतसाब कमीशन का जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ 90s की दहाई में, ये बुनियादी तौर पे डे 1 से ही एहतसाब का ढांचा जो है वो ठीक तरह से खड़ा नहीं किया गया या उस पर काम नहीं किया गया। और यही वजह है कि आज तक जो बाद में नैब की शक्ल इख्तियार कर गए उंगलियां उठाई जा रही हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एक जनरल परसेप्शन है कि शायद जो भी गवर्नमेंट आती है वो नैब के पीछे है। देखें, आप चाइना को देख लें, आप वेस्ट में देख लें, नैब किसी न किसी शक्ल में हर मुल्क में मौजूद है, उनके कवानीन मौजूद हैं, सख्त से सख्त सजाएं मौजूद हैं। आज आप देखें मेगा करप्शन तो जो नजर आ रही है आजकल, तो आप देखें कचहरी के साइकिल स्टैंड की अगर पार्किंग टिकट 10 रुपए की है वो भी 20 रुपए में जा रही है। तो इस हद तक करप्शन का नसूर जो है वो हमारे मुआशरे में परवान चढ़ चुका है। जब तक कन्विक्शंस नहीं होंगी, जब तक सख्त सजाएं नहीं दी जाएंगी, और यहाँ माली नहीं, यहाँ अहलाकी करप्शन भी हो रही है। लोग जिनको इख्तियारात दिए गए हैं वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं, अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर कानूनी कामों में सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ माली करप्शन हो रही हैं। इसलिए आज अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, खुशहाल पाकिस्तान की बात करनी है, तमाम सियासी जमातें आम आदमी की बात करती हैं, गरीब की बात करती हैं, लेकिन गरीब के घर में तब तक खुशहाली नहीं आएगी जब तक एक जो करप्शन का ब्लड है वो बहता जा रहा है इस वक्त, और जो अरबों रुपए हैं जैसे आपने कहा वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जहां $12 बिलियन की सालाना करप्शन हो रही है? आपके सामने तमाम रिकॉर्ड्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत की तो पूरी कोशिश है। आपने देखा कि हमने 26 से 27 ममालिक के साथ जो MOUs किए हैं, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का प्रोसेस शुरू किया, जो आज से पहले किसी हुकूमत ने किया, तो वो भी एक अभी हमारी तो निशानदेही शुरू हुई है। जैसे आपने देखा होगा 100 डेज एजेंडे में वजीर आजम साहब ने बताया किस तरह से 11 से $12 बिलियन पाकिस्तानियों का सिर्फ दुबई में जो है प्रॉपर्टीज की निशानदेही की जा रही है। वो पैसा वापस लाना, उसके ऊपर एक अलहदा लीगल फ्रेमवर्क है, बाहर के कवानीन है, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, लीगल माहिरीन जो है उनका हमें लेना होगा, क्या कहते हैं वो लीगल ओपिनियन लेनी होगी। लेकिन कम अज कम इस क्रेडिट तो हमारी गवर्नमेंट को ये जाता है कि हमने कम से कम निशानदेही का अमल बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट तो जाता है कि निशानदेही तो की गई है। आप फरमाइएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का पुराना हीरा नया नैब, जैसे कि चौधरी मंजूर भी कह रहे हैं कि नियत जानना जरूरी है, जरा रोशनी डालें, क्या नियत थी इसकी? देखिए, मैं चौधरी मंजूर साहब ने जो बातें की माजी के हवाले से वो 100% दुरुस्त हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नैब इस्तेमाल हुआ है विक्टिमाइजेशन के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा गिला पीपल्स पार्टी और नून लीग को ख़ुद अपनी लीडरशिप से करना चाहिए। 5-5 साल इन दोनों को मिले इक़्तिदार, और सिंध और पंजाब में 10-10 साल इनको मिले। तो जब 18वीं तरमीम ये हो रही थी और 170 के करीब तरामीम आइन में की गई हैं उस 18वीं तरमीम की आड़ में, तो उस वक्त एक फूल प्रूफ निज़ाम क्यों नहीं बनाया गया? जब एक इत्तेफाक राय हो गया, बहुत सारे बाज़ चीज़ें तालीम के मामले में तो बेड़ा गर्क कर दिया 18वीं तरमीम ने। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी वाइस चांसलर से बात करें, बहुत सारे और मामलात हैं जो उलझे हुए हैं। लेकिन नैब का कानून तब्दील करना, सिर्फ ये कर लिया गया कि जी नैब का चेयरमैन जो होगा और जो मेंबरान होंगे ये दोनों मिल के बनाएंगे। भाई, आप उस वक्त जो भी खामियां, क्योंकि आप भी भुगत चुके थे, नवाज शरीफ साहब भी भुगत चुके थे, दोनों पार्टियां नैब को,
तो आप बैठ के एक ऐसा फुल प्रूफ निज़ाम बनाते कि इसमें विक्टिमाइजेशन का उनसर मौजूद ही ना होता। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक्त नैब कर रही है, अगर नैब सिंध में कर रही है तो वहाँ हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, नैब पंजाब में कर रही है तो यहाँ हुकूमत मुस्लिम लीग की है, KPK में कर रही है तो तहरीक इंसाफ की है। अब कम से कम तीनों बैठ के इस पर इत्तेफाक कर लें कि जनाब इसमें से विक्टिमाइजेशन का अमल जो है वो ख़ारिज किया जाएगा। लेकिन जब भी बात होती है तो ये होती है कि जनाब नैब को ख़त्म कर दिया जाए। भाई क्यों ख़त्म कर दिया जाए? जब हुकूमत मौजूद होती है, सारे इदारे उसके मातहत होते हैं, तो उनका एहतसाब वो इदारे तो नहीं कर सकते जो उनके मातहत इदारे हैं। या तो आप इदारे इतना मजबूत कर दें कि जिस तरह नेतन्याहू का एहतसाब हो रहा है, उसकी बेगम का एहतसाब हो रहा है, एक छोटा सा तफ्तीशी अफसर जो है थाने का वो जाके वज़ीर-ए-आज़म से तफ्तीश करता है। या तो ऐसे कवानीन हमारे यहाँ मजबूत होने चाहिए, वो भी आपने नहीं किए और मौजूदा हुकूमत भी। अब इस वक्त नैब के हवाले से इसमें कोई शक ही नहीं है और किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि नैब का जो कानून है वो लाठी अगर चले तो बिला इम्तियाज़ चले, बिला तफरीक चले। किसी PTI के मेंबर के साथ, वज़ीर के साथ, रिश्तेदार के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कौन करेगा? ये जो लीडरशिप है हमारी, इन्होंने ही करना है ना, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो अपोजिशन में करने, हम लोगों ने तो नहीं करना। हम तो सिर्फ कह सकते हैं बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। जिन लोगों ने मुल्क लूटा है, मुल्क से पैसा बाहर लेके गए हैं, उन सब का होना चाहिए। खा उनका ताल्लुक जुडिशरी से है, खा उनका ताल्लुक सियासत से है, खा उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, खा उनका ताल्लुक सहाफ़त से है, खा उनका ताल्लुक किसी और इदारे से है, सब का होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब जब मियां नवाज शरीफ साहब अब दोहरे मेयार के आए, मियां नवाज शरीफ साहब से जब कल परसों पूछा गया कि जी अब नैब को, कहते नहीं अब कवानीन तब्दील नहीं होने चाहिए, इन्होंने हम भुगत रहे हैं, इनको भी भुगतना चाहिए। जब अप्रोच और सोच ये होगी तो उसके बाद आप तब्दीली की तवक्को क्या कर सकते हैं? बेहतर ये है कि बाहर शोर मचाने की बजाय पार्लियामेंट में इस बात पर इत्तेफाक राय किया जाए, मिल बैठकर फैसला किया जाए कि ये खामियां दूर होनी चाहिए, कानून मज़ीद मजबूत होना चाहिए और सख्त सज़ा होनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि सियासतदान क्यों? सियासतदान इसलिए कि अवाम वोट सियासतदानों को देते हैं और अपनी किस्मत सौंपते हैं। वो कानून साज भी हैं, वो एग्जेक्टिव भी हैं, सारे इख्तियारात उनके पास होते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर पाते, करप्शन फ़रोग पाती है, तो उनको सख्त सज़ा भी उन्हें मिलनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर कोई भी करप्शन का मुर्तकिब है तो बिला तफरीक उसकी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। एजारुल हक साहब, आप फरमाएगा, आपको क्या लगता है कि नैब अपने नारों को मुकम्मल सही तरह से फॉलो कर रही है कि सबका एहतसाब, या आपको भी कुछ अलग कहानी लगती है? मदीहा, ये किस्सा ही और है। मैं ये अर्ज़ करूँ कि करप्शन का नैब से और नैब का करप्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी मैं दलील ये दूंगा कि 20 साल पहले, तकरीबन लेट 90s में नैब बनी, पाकिस्तान 1947 में बना। सवाल ये है कि क्या नैब की तश्कील से पहले इस मुल्क में करप्शन की खुली छुट्टी थी? क्या इदारे नहीं थे करप्शन को रोकने के लिए? और दूसरी दलील मैं ये दूंगा कि जब नैब बन गई पिछले 20 साल में, तो अगर ये नैब इफेक्टिव होती, अगर इसकी तह में वाकई ये मकसद कार फरमा था, तो करप्शन ख़त्म क्यों नहीं हुई? आज तक रोया पीटा यही जा रहा है कि हज़ारों अरब जो हैं वो हर साल बाहर जा रहे हैं। गुजारिश ये है कि करप्शन जो है वो इदारे, नैब नहीं ख़त्म करती, करप्शन इदारे ख़त्म करते हैं। FIA ख़त्म करती है, पुलिस ख़त्म करती है। जब तक आप इदारों को सही नहीं करेंगे, जो सारे मालिक में काम कर रहे हैं दूसरे, एक नैब नहीं हज़ारों नैब काम करेंगी। और ये जो जिस तरह आज ये सदर साहब ने कहा कि जी अवाम अपना किरदार अदा करें, अवाम अपना किरदार कैसे अदा करें? हुक्मरान और सियासतदान जो हैं वो नैब बनाते हैं, 20 साल में नैब कोई काम नहीं करती, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो इदारे अपना क्यों नहीं किरदार अदा करते? एंटी करप्शन डे, ये तो वही है जो ज़मीर जाफरी ने कहा था ना अल्लामा इकबाल डे पर, कि बपा हम साल में एक मजलिस इकबाल करते हैं, फिर उसके बाद जो करते हैं वो कव्वाल करते हैं, साल में एक दफ़ा एंटी करप्शन डे मना लें। गुजारिश ये है कि ये सब ढकोसले हैं। अगर इदारे सही हों,
इस सवाल का आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, इस सवाल का आज हम जवाब लेंगे। उस्मान डार साहब हमारे साथ हैं। उस्मान साहब, नैब कितना इफेक्टिव है और अवाम कैसे अपना किरदार अदा करे, जबकि इदारे मौजूदा इदारों को अपना किरदार करना चाहिए? देखिए, पहले तो इस बात पे हमें मुत्फिक होना होगा कि नैब आजाद है। अगर नैब आपको एक्टिव नजर भी आ रहा है तो उसकी वजह यह है कि माजी में वो पॉलिटिसाइज होती रही है। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है और हमने इसे पॉलिटिसाइज होने से बचाया है, बिल्कुल पॉलिटिकल कल्चर से आजाद कर दिया और एहतसाब प्रोसेस तेज है। मैं सुन रहा था चौधरी मंजूर साहब कह रहे थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कुछ लोग हैं उनके हवाले से नैब में कार्रवाइयां नहीं हो रही। अगर वो जहांगीर तरीन साहब का जिक्र कर रहे थे या और दीगर कायदीन का कर रहे थे, इन तमाम लोगों पे मुकदमात जो हैं वो इन्हीं की हुकूमतों में हुए। 5-5 साल, इनको 10-10 साल हो गए हैं बाज मुकदमात को। तो अगर इन्होंने वाकई कोई ऐसा करप्शन की थी, लूटमार की थी, तो इन लोगों के पास बड़ा जबरदस्त मौका था। हम लोग तो अपोजिशन में थे, उन्होंने कौन सा कोई अभी 2-3 माह में आके कोई ऐसी करप्शन कर दी और उनको कोई प्रोटेक्शन दी जा रही है। मैं खुद चंद रोज कबल नैब में गया था, ख्वाजा आसफ साहब के सिलसिले में मुझे नैब ऑफिसर ने बुलाया और बाकायदा मेरी उनसे इस बात पे डिटेल डिस्कशन हुई कि क्या वजह सालों साल जो है वो नैब में से फैसले नहीं हो पाते। उनका कहना था कि हमारी जो इकोनॉमी है बुनियादी तौर पे ये एक मैनुअल सिस्टम पे चल रही है, डिजिटल नहीं है। ज्यादातर जो करप्शन का पैसा है वो पार्क किया गया है ये लैंड माफियाज ने और ये जो जमीनों में, और वहां इदारे तो मौजूद है, लेकिन अब करप्शन को कंट्रोल करने के लिए ये भी तजावीज दी जा रही है कि अवाम को भी अपना किरदार निभाने की जरूरत है। सेनेटर पीर साबिर शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो अपॉइंट किया चेयरमैन नैब को, और अब नैब अगर इंडिपेंडेंटली मूव करके जो करप्ट ज़्यादा लोग हैं उनको पकड़ रहा है और करप्शन के जो चैप्टर्स है वो खोल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? लूटी रकम वापस आ जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। सरकार दी है ना, तो बिस्मिल्लाह जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप लूटी हुई रकम लाएं, इसके लिए कोई इनिशिएटिव लें। अभी तक तो आपका कोई इनिशिएटिव नजर ही नहीं आया। इससे किसने इनकार किया है? बिल्कुल, जिन्होंने चोरियां की हैं, जिन्होंने डाके डाले हैं, जिन्होंने मुल्क का पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके गए हैं, और ये कोई इतनी बड़ी फिगर जो बताई जा रही है और ये दावा किया गया कि जनाब हम उन अकाउंट्स तक पहुंच गए, उन लोगों तक हम पहुंच गए हैं, तो फिर वो कौन सी चीज है कि जो इनके रास्ते में रुकावट है? अल्लाह का नाम लें, पैसा लाएं। IMF के पास जाने की बजाय जो आप इतनी कुछ कर रहे हैं कि IMF के जरिए वजह से कौम पे आपने जिस तरह महंगाई मुसल्लत कर दी, तो मेहरबानी करके आप बिस्मिल्लाह करें इस नए काम में और आगे चले। जो भी इसकी जद में आता है, किसने आपको रोका? ठीक है, लेकिन आज तो चेयरमैन नैब कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं पिछली हुकूमतों के जिनके पास पहले सिर्फ मोटर बाइक थी, लेकिन अब जो है दुबई में टावर है, उनसे सवाल किया जाता है कि टावर किस तरह से बना लिए, तो वो कोई जवाब नहीं देते, नाराजगी का इजहार करते हैं। इससे कुछ आप इत्तेफाक करेंगे? जी, नैब के चेयरमैन को तो सियासत नहीं करनी चाहिए। उसके पास पावर्स हैं, कलम है, अहकामात हैं, टीम है, तो उसको तो आगे जाना चाहिए बजाय इसके कि उन्होंने कैसे बना दिए। वो तो जाके कार्रवाई करें, उसके बाद कौम के सामने चीजों को लाए ना। इसको पोलिटिसाइज करना, सियासी बयान देना, ये सियासतदानों का काम है। नैब का चेयरमैन जो है वो सियासतदान तो ना बने। पीर साहब, अगर उसके नोटिस में है कि किसी ने जनाब यहाँ उसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी और उसने पीर साहब, मैं इरशाद आरे बोल रहा हूँ, अगर वो मौसूफ वज़ीर आज़म के त्यारे में मुल्क से बाहर जाके बैठ जाएं और वापस ही ना आए तफ्तीश के लिए, तो बेचारा नैब का चेयरमैन क्या करे? नहीं, आप देखें ना जी, आपके पास आप उनके केसेस हैं, केसेस लोग तो जिन्होंने आइन को तोड़ा वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। तो जो बाहर बैठे हुए वो तो अपनी जगह, एक इंडिविजुअल कैसे इंतजार करे? आपके पास अदारे हैं, आप इंटरपोल के जरिए से अपनी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन यहां तो आप सियासी बयानात दे रहे हैं। आप तो एक पार्टी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। अगर इस पार्टी में करप्शन हुई है, बिस्मिल्लाह, आगे आइए, आपके हाथ खुले हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
बिल्कुल ठीक है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको यही प्रूव करना चाहिए, बिला तफरीक कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे किसी उस बात का किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। इस पर भी हम बात करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। जरा ये खबर दे रहे हैं कि नून लीग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है पीएससी चेयरमैनशिप के नाम पर। इसी पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पीर साबिर शाह साहब, आप फरमाएगा पीएससी चेयरमैन के लिए नून लीग कुछ मुतबादिल का नाम भी सोच रही है या सिर्फ शहबाज शरीफ का नाम ही दिया जा रहा है? अब इस सिलसिले में क्योंकि मेरे नोटिस में तो ऐसी बात नहीं है कि इस मसले के हवाले से क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी और ऑप्शन पे भी गौर कर रही है। बेसिकली तो यही था कि अपोजिशन लीडर जो कि हमारी एक रवायत चली आ रही है उसी को चेयरमैन, उसका हक भी है शहबाज शरीफ साहब का और उसी को होना चाहिए। लेकिन क्या डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से मेरी मालूमात जो है वो मेरे ख्याल में वो नहीं है जी, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। अच्छा इजहारुल हक साहब, आप फरमाएगा शहबाज शरीफ के अलावा नून लीग किसी और नाम को क्यों सामने नहीं लेकर आ रही? उसकी एक वजह बड़ी तो ये है कि ये कोई जमहूरी पार्टी नहीं है कि जिसमें उनको आज़ादी हो। ये एक ख़ानदान की पार्टी है। नवाज़ शरीफ साहब पार्टी के सदर होते हैं, कुलसूम मरहूमा जो थी बेगम साहिबा वो थी, फिर मरियम थी, फिर अब शहबाज शरीफ हैं, फिर हमज़ा। तो किसकी मजाल है कि बादशाह के ख़ानदान के अलावा किसी और को सामने लाए। लेकिन अगर ये आपकी खबर सही है कि वो किसी और का नाम सोच रहे हैं तो ये एक हेल्दी इलामत है। पॉलिटिक्स में रिजिडिटी जो है और गैर लचकदार रवैया हमेशा नुकसानदेह होता है। इसमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए, इसमें लचक होनी चाहिए। अगर वाकई नून लीग ये काम कर रही है तो मैं समझता हूँ कि वो होश उन्हें आ गया है और बजाय इसके कि कोई और किसी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का या किसी और का आ जाए नुमाइंदा, तो वो चूँकि एक बड़ी पार्टी है और कौमी पार्टी है, दूसरी पार्टियों की निस्बत एक हमगीर पार्टी है, तो उसको चाहिए कि शहबाज शरीफ के नाम पर जिद न करे। और भी अभी एयाज सादिक साहब की ऑफ़र की गई है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि वो सियासत करेंगे, ख़ानदानी वफादारी नहीं करेंगे। और उनके पास बेशुमार आदमी हैं, हसन इकबाल हैं, साद हैं, ख्वाजा साहब, ख्वाजा बिरादरान हैं, तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर। और ये आइन की भी जो मेरा नाक़िस इल्म है, यहाँ सब मुझसे ज़्यादा सीनियर और साहिबान इल्म बैठे हैं, जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है ये आइन की शिक नहीं है, ये एक रिवायत है। जिस तरह पीर साहब ने अर्ज़ किया, रिवायत जो है वो ठीक है, ढाई भी जा सकती है। हमारे यहाँ तो रिवायत ये भी रही है कि जो नेवी का चीफ हो उसको सऊदी अरब में एम्बेसडर लगा दें। तो ये रिवायात जो हैं ये कोई ज़्यादा इनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। तो लेट अस होप के नून लीग जो है बेटर सेंस प्रिवेल्स और वो लचक दिखाते हैं, प्रैग्मेटिक रवैया उसका इज़हार करते हैं। ठीक है अरशाद साहब, आपका क्या टेक है? क्या नैबज़दा जो शख्स है उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए पीएससी के चेयरमैन के तौर पर? मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में हुकूमत बिल्कुल गलती पर है। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो थी जब वजूद में पहले आई थी तो हमेशा हुकूमत का ही नुमाइंदा होता था इसका चेयरमैन। पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद ये रिवायत कायम की कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये मनसब सौंपा। ये एक रिवायत हो गई। अब ये ना आइन का हिस्सा है, ना कानून का हिस्सा है, ना कोई अखलाकी फ़र्ज़ बनता है हुकूमत पर। लेकिन अगर एक रिवायत कायम हो गई है तो ये मुतालबा करना कि जनाब वाला वो कोई दूसरा शख्स होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग का दूसरा शख्स एयाज सादिक साहब हों, हसन इकबाल साहब हों या कोई और साहब भी होंगे, तो क्या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब या शरीफ ख़ानदान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, जिसका ये ढंढोरा पीटा जाता है कि जी एक ऐसे शख्स को हम चेयरमैन कैसे बना दें जो बड़े भाई के जो दौर है उसको ऑडिट करे। ये एक है ना इस वक्त पीटीआई का जो जवाज़ पेश किया जा रहा है। भाई अगर वो शहबाज शरीफ साहब ऑडिट नहीं कर सकते तो एयाज सादिक साहब कैसे कर सकते हैं, हसन इकबाल साहब कैसे कर सकते हैं?
बेहतर ये है कि इसका एक मुतबादल तजवीज़ हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए, और वो मेरा ख्याल अपोजिशन भी मान लेगी कि 2 कमेटियाँ बना दी जाएँ। ये पंजाब में रिवायत कायम हो चुकी है, और ये भी रिवायत पंजाब में चली आ रही है कि 2 कमेटियाँ हों। जो दौर मियाँ नवाज शरीफ साहब का है उसको ऑडिट करे हुकूमत का नुमाइंदा। एक कमेटी का चेयरमैन हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, दूसरी कमेटी का चेयरमैन जो है वो अपोजिशन का और मियाँ शहबाज शरीफ साहब हूँ। जब नवाज शरीफ साहब के इस पर मुझे बात करनी है। जी बिल्कुल, जब नवाज शरीफ साहब के दौर का ऑडिट हो रहा हो, अकाउंट्स देखे जा रहे हों, तो वो हुकूमत की तरफ से जो नामजद चेयरमैन है वो करे, और जब मौजूदा हुकूमत का दौर ऑडिट होना शुरू हो तो उसका ऑडिट जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर चेयरमैन कमेटी करें और बतौर अपोजिशन लीडर करें। इससे ये तासुर भी ख़त्म होगा कि जनाब यहाँ कोई मिली भगत हो रही है, ऑडिट पैराज जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि देखिए, ये कमेटी का चेयरमैन बाख्तियार नहीं होता, कमेटी बाख्तियार होती है। उसमें तो हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे। अब ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि दूसरी पार्टीज़ के नुमाइंदे भी शहबाज शरीफ साहब का साथ देंगे और हुकूमत के नुमाइंदे भी शहबाज शरीफ के साथ मिल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को ज़िद और हरदर्मी की बजाय फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। ये तजवीज़ लेकर आएँ, एक तजवीज़ लेकर आएँ, और इसकी वजह से जो बाकी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं नहीं बन रही, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो अपोजिशन को भी माकूलियत का मुजाहरा करना चाहिए, अपोजिशन को भी, हुकूमत को भी, और पार्लियामेंट को चलाना चाहिए, बजाय इसके कि डेडलॉक हो रही है, तासुर बने कि पार्लियामेंट को काम ही नहीं कर रही। उस्मान डार साहब का पहले मैं बात करूंगी चौधरी मंजूर साहब से। चौधरी मंजूर साहब, चेयरमैन पीएससी का इंतखाब पीपल्स पार्टी अपनी रिवायत के साथ है या उसूलों के साथ? सिर्फ एक पॉइंट है, आपकी तरफ आ रहे हैं, एक बार जरा उनका टेक ले लें चौधरी मंजूर का। जी चौधरी साहब। अच्छा, ऐसा है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा इस पे सिंपल एक फार्मूला दिया है। हम, अगर आप बाय नेम पूछें तो शायद हमारी आखिरी चॉइस हो, आखिरी चॉइस भी ना हो शहबाज शरीफ जो है, जिसको हम वजीर आजम का वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसको कैसे हम मान? हमारा इशू ये नहीं है, हमारा इशू है लीडर ऑफ द अपोजिशन। और जो ये भी हो सकता है कि जो भी पैराज आए नवाज शरीफ की हुकूमत के, उसमें नवाज लीग का कोई बंदा ना बैठे। सब कमेटी बनती हैं, जो इरशाद आरफ साहब ने फरमाया, उन्हें पता है कि कमेटीज कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं। वहां पे कोई पार्टीजन नहीं होता कमेटीज के अंदर, यही कमेटीज की खूबसूरती है। तो हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर, और जहां तक ये पीटीआई बार बार कह रही है और लोग कह रहे हैं जी वो अपने ही कियों पे बैठ जाएं, तो जरा इस उसूल को आप केपीके में क्यों नहीं, वहां पे क्यों नहीं अडॉप्ट करते? वहां पे आपने अपना स्पीकर जो है उसको चेयरमैन बना दिया है, तो वहां पे भी लेकर आइए इसी उसूल को, ताकि इस उसूल के तहत बाकी जगहों पे भी हो। सो अगर रवायत है, मैं बिल्कुल इज़हारुल हक साहब से इत्तेफाक करता हूं, ये एक रवायत है, लेकिन अगर एक अच्छी रवायत है तो उसको कायम रहना चाहिए, उसको क्या टूट जाना चाहिए? लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, अगर वो होगा तो एक उस कमेटी के वकार में भी इजाफा होता है। पहले सेनेट के लोग नहीं थे, अब सेनेट के लोग भी उसमें आ गए। तो ये जैसे जैसे चीजें बेहतर होती जाएंगी, वैसे वैसे बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। और जहां तक ये है, पिछले वो बात हुई थी, हम कतई तौर पर नहीं कहते कि इदारे काम ना करें, लेकिन इदारे सबके साथ एक जैसा सलूक तो करें। आपको इज़हार साहब, आपको भी याद होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब उनको निकाला गया था, तो एक पॉइंट ये भी था कि ये कहती हैं कि जजेस और जर्नैलों का बेएहतसाब हो। तो भाई क्यों ना हो? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है अगर आपने करना है तो उसके लिए एक सिटिंग जज बिठा दें, एक कोई सिटिंग जनरल बिठा दें, एक आईजी बिठा दें, एक ब्यूरोक्रेट बिठा दें, कोई सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बिठा दें। ये बोर्ड्स में बिठाए ना, तो चेयरमैन की पावर्स कर्टेल करके उस बोर्ड के हवाले करें, ताकि किसी को कोई एतराज ही ना रह जाए, और सबको आने दीजिए। जर्नलिस्टों का भी एक बंदा बैठ जाए, फिर सियासतदानों में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बैठकर ये बात करें। तो अगर आपने बनाना है, हमारे पास ये इख्तियार इसलिए नहीं था कि हमारे पास तो इरशाद आरफ साहब सिर्फ 126 लोग थे। पीपल्स पार्टी ने कहा था, नवाज लीग नहीं मानी थी उस वक्त। साबिर शाह साहब सीनियर लोग हैं अपनी जमात के, इनको पता होगा। सो उस वक्त हमने कहा था, और अब भी मैं कहता हूं कि कम से कम गिरफ्तारी का इख्तियार तो अदालत को दे दीजिए, जो कि तमाम सिविलाइज्ड मुल्कों में है। ये ना हो कि एक को इंक्वायरी की स्टेज पे, एक को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, एक को रेफरेंस की स्टेज पे, और एक को रेफरेंस फाइल करके भी आप गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? सो कोई ये नैब का कौन सा उसूल और कौन सा तरीका है? ये इख्तियार अदालत को दे दें, अदालत के सामने नैब सबूत रखे कि ये हमने सबूत इकट्ठे किए,
इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अदालत समझे तो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दे, उसी वक्त अदालत से गिरफ्तार ठीक है, सबूत अदालत के सामने रखे, अदालत की जवाबदीदी आगे सजा देती है या फिर जजा का अमल शुरू होता है। इजहार साहब, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, गिरफ्तारी की मैं बात कर रहा हूँ, सजा जजा तो बाद में होगी ना। जी, मैं मुख्तसर बात करूंगा। इरशाद आरिफ साहब मेरे सीनियर हैं और शेर का बहुत बुलंद पाया ज़ौक़ रखते हैं। उनकी खिदमत में मैं रिवायत के हवाले से इकबाल का मिसरा अर्ज करूंगा कि ये उम्मत रिवायात में खो गई। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं कई अशरों तक PAC में ऑडिट की नुमाइंदगी करता रहा हूँ एज एडिशनल ऑडिटर जनरल, फिर एज ऑडिटर जनरल। जो चेयरमैन होता है वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, अब अगर शरीफ खानदान से बाहर का कोई आदमी आए तो ये इरशाद आरिफ साहब की बात सही है कि वो भी प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इसका इम्कान तो है ना कि किसी वक्त उस पर इंसाफ का दौरा पड़ जाए, तो ये इम्कान तो नहीं रद्द किया जा सकता। ठीक है, उस्मान डार साहब आप बताएगा कि जैसे कि इरशाद आरिफ साहब फरमा रहे थे कि मुतबादिल तजवीज़ भी आनी चाहिए, 2 कमेटियां भी आनी चाहिए ताकि फिर मुकम्मल तौर पर ऑडिट हो 6-6 महीने के लिए अगर वक्त बांट लिया जाए। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ ज़बरदस्त तजवीज़ है ये, और अपोजिशन वाले अगर समझते हैं, गवर्नमेंट हम सब मिलके पार्लियामेंट पे इस पे मुतफिक होके कोई कानून में तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन देखिए, जो एक ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है इस वक्त मुल्क में कि शायद हुकूमत जो है वो अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलना चाहती, बिलखसूस लेजिस्लेशन पे पार्लियामेंट में। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले तो हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपना ही लाना चाह रहे थे, गवर्नमेंट का ख्याल था हमारा लगना चाहिए, और माजी में ऐसा रहा भी है। ये जो ट्रेडिशन की हम बात कर रहे हैं, ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक ट्रेडिशन बना रखा था जी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से होना चाहिए। लेकिन ये ट्रेडिशन जो है पीपल्स पार्टी ने सिंध में तो लागू नहीं किया, वहां तो इन्हीं का ही है अभी तक, वो वहां कौन सा कोई अपोजिशन का ये साथ लेके चल रहे हैं। और जब इनकी गवर्नमेंट आई थी 2008 में, जहां तक मुझे याद है कि शुरू के जो चंद अरसा था उसमें पीपल्स पार्टी के ही थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नदीम अफजल चांद साहब, बाद में चौधरी निसार साहब आए थे। नहीं, चांद साहब तो बाद में, अफजल चांद साहब थे जब बाद में निसार साहब ने इस्तीफा दिया था। अच्छा, फिर चंद साहब आए थे, तब आए थे। ठीक, फिर चंद साहब आ गए, तो ये चलता रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक नया जो ट्रेडिशन कायम होने जा रहा है, और आपने देखा भी है हमारे 2 मुजरा हट भी गए हैं। एक पे बाबर वान साहब थे, उन पे रेफरेंस दायर हुआ, वो हट गए। अदालत का अभी फैसला नहीं आया, JIT की रिपोर्ट पे जो आजम स्वाति साहब हट गए। अब हम क्या ट्रेडिशन चाह रहे थे कि कम अज कम शहबाज शरीफ साहब जो कि बिल्कुल इस टाइम नैब की गिरफ्त में है, बल्कि हिरासत में है, तो आया क्या ये एक बेहतर है कि वो जैसे बख्तरबंद गाड़ियों में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो एक मुतबादल नाम के तौर पे कोई भी क्रेडिबल शख्स जो है वो PMLN वाले दे दे, और इंशाल्लाह ताला हम उसे कबूल करेंगे। और जहां तक हम नैब की बात कर रहे हैं, देखिए नैब के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं, और हम खुद समझते हैं एक तो नैब को किसी भी ऐसे शख्स की पगड़ियां नहीं उछालनी चाहिए जो समझते हैं कि जिसपे रेफरेंस दायर नहीं हो सकता, जिसपे ये केस को आगे मजबूती से प्रोसीड नहीं कर सकते। उसका जो नुकसान है वो पॉलिटिकली दोनों तरफ से है। देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में है, अगर वो क्लीन चिट लेके निकल आते हैं, वो तो आके बाहर पूरा वावेला करेंगे, देखें जी मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने कोई लूटमार नहीं की, मुझ पर कोई साबित नहीं हो सका। जैसे आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं मैं तो क्लीन चिट ले चुका हूं। बेशक उनका केस फोटो कापीज पे नैब ने जो है वहां कोशिश की लड़ने की, या जो भी सबूत पेश किए। तो नैब के कवानीन में लेजिस्लेशन के लिए हम दावत देते हैं, आए अपोजिशन वाले मिलके। देखिए, एहतसाब तो होना चाहिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल दुकान बंद कर दें। एहतसाब के अमल से तो कोई भी पीछे नहीं हट रहा, बिला तफरीक होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो पगड़ियां उछालने का सिलसिला है, इससे किसी हद तक रुकना चाहिए, इससे तो सभी इत्तेफाक करेंगे। चीफ जस्टिस बरहम है, अस्पतालों की हालात पर मरीज भी परेशान हैं और आवाम भी। क्या सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिर शाह साहब, आप फरमाएगा, अस्पतालों की हालत जार पर चीफ जस्टिस बरहम दिखाई देते हैं। अस्पतालों की हालत तो हमें ना पिछली हुकूमत में कहीं अच्छी दिखाई दे रही थी और ना अब। आपका क्या टेक है इस पर?
वाकई अस्पतालों की हालत बहुत खराब है और इस सिलसिले में ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अस्पतालों के इस सूरत हाल का नोटिस लें। और चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल ये एक अच्छी रवायत है कि एग्जेक्टिव मामला के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चीजों को वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए अगर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे और इसमें ये हुकूमत जो है ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि इस थोड़े अरसे के अंदर जो अस्पतालों का निजाम खराब हुआ है और मैं तो कहूँगा कि हमारी हुकूमत जब थी, आप जाए ना कार्डिक जो रावलपिंडी कार्डिक सेंटर है। चौधरी मंजूर साहब, आप फरमाएगा कि गरीबों के लिए तो मुल्क में इलाज जो है वो नामुमकिन है और जो अमीर है वो पाकिस्तान में इलाज कराना नहीं चाहते और वो जाता ही बैरून मुल्क हैं, तो एतमाद का जो फुकदान है, एतमाद को कैसे बहाल किया जाएगा? क्या हम अपने जो अस्पताल हैं उनको इतना अपग्रेड करें कि अमीर तो अमीर और गरीब उसका भी इलाज यहाँ मुमकिन हो सके? कुछ पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है? अच्छा, देखिए बुनियादी तौर पर जहाँ पे चीज को देखने की जरूरत है वो ये है कि आपका बजट टोटल कितना जाता है सेहत के अंदर, तालीम के अंदर। बाकी हम सारा रोना ही है जब तक रोते रहेंगे। जो अक़वाम मुत्तहिदा का मिनिमम बजट है वो भी नहीं जा रहा। हम तो सेहत में मेरा ख्याल है पता नहीं 150वें नंबर से भी कहीं पीछे फिर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो बजट जा रहा है वो कर्जों की अदायगी में सबसे ज्यादा जा रहा है और उसके बाद डिफेंस में है, बाकी सारे का सारा डेट होता है। तो उसमें आपने जो भी हुकूमत आएगी वो किशकोर लेकर भीख मांगती फिरेगी। जहां तक ये है कि हालत ज़ाहिर है तो चीफ जस्टिस साहब एक ऑर्डर पास करें ना जी कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है बजट का, इससे कम कोई हुकूमत जो है वो फिक्स नहीं करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी और सूबाई हुकूमतें भी, तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ना सिर्फ बाहर के मुल्क, उनके लिए यहाँ पे भी बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल है। मुझे एक लाहौर के हॉस्पिटल का पता चला कि उसका एक दिन का किराया एक कमरे का 1,20,000 रुपया है। तो कौन कैसे अफोर्ड करेगा भाई? ये अस्पताल इस मुल्क में है, कहीं मैं बाहर के डॉलर्स में नहीं बता रहा कि यहाँ पे है। सो यहाँ पे अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, इसी तरह से तालीम है, इसी तरह से बाकी चीजें। तो ये जब तक खुद अमीर लोग इन अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल है उनमें नहीं जाएंगे, या जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं या जो बाकी लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे, तो फिर कौन जाएगा? तो फिर कैसे उसका कैसे वो ठीक होंगे? बिल्कुल इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगी। ये बुनियादी नुकता है। दूसरी एक मुझे गुजारिश करनी, सिर्फ एक गुजारिश करनी। अच्छा, सिंध के अंदर मैं कोई आइडियल सूरत हाल नहीं समझता। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन 3-4 इदारे उन्होंने बड़े कमाल के बनाए। NICVD कोई पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं। मैंने यहाँ पे एक मरीज को भेजा है हार्ट के हॉस्पिटल में, उन्होंने 2 साल की डेट दे दी है। वहां पे 2 दिन के अंदर अंदर आप सखर चले जाएं, आप जहां पे चले जाएं, वहां पे SIUT जो अदीब रिजवी साहब है उनके तहत चल रहा है, कोई मैच नहीं है पाकिस्तान में। वहां पे गंबट में जहां पे लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, मुफ्त हो रहे हैं, कोई मैच नहीं है। सो कुछ इदारे वहां पे उन्होंने बनाए हैं जो बिल्कुल हार्ट का कोई 1 रुपया नहीं किसी से मांगा जा रहा और इंटरनेशनल लेवल का वहां पे ट्रीटमेंट है। तो जो इदारे उन्होंने बनाए, मैं समझता हूं उनको, उन इदारों को हर जिले की सतह पे एक्सपैंड करना चाहिए। ठीक है, जो मुल्क में तालीम और सेहत का दौरा मयार है गरीबों और अमीरों के लिए, इसी फर्क को मिटाने की तो मौजूदा हुकूमत ने बात की थी और यही मंशूर तो लेकर आई थी। उस्मान डार साहब, आप क्या फरमाएंगे? हुकूमत का पहला नारा यही था कि इक्वल एजुकेशन होगी, गरीबों के बच्चों को भी वही दी जाएगी, कोशिश करेंगे कि अमीर के बच्चे जो तालीम हासिल करें वही हो, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी सेम ही। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। सोच रही है कुछ हुकूमत? देखें, ये ज्यादती तो ना आप कह रहे हैं। अच्छा, चलिए फिर आप हाईलाइट कर दें कि वो क्या रहा है। में हमने कम से कम इंसाफ, देखिए इंसाफ सेहत कार्ड जो कम से कम इंशाल्लाह 20 लाख फैमिलीज को देने जा रहे हैं। कम से कम आप देखेंगे कि इस कार्ड से हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ा जबरदस्त फायदा पहुंचा और अब भी 5 लाख के करीब इसकी लिमिट है। और देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि साबिक हुकूमतों ने तलीम और सेहत के लिए कोई ऐसा बजट पे तवज्जो ही नहीं दी। हमें खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल जो मिले, हमने कम से कम कोशिश की और मैं आपके प्रोग्राम में क्लेम करता हूँ दोनों पार्टी को, जो हमारा सेहत और तलीम पे बजट था वो PSDB के मुकाबले में, देखिए मेरी बात सुन लेना चौधरी साहब, 1 मिनट में बोल, मेरा एक सवाल है, जरा एक सेकंड, हमने जो बजट वहां किया है, इसी पे जी सवाल है।
कोई एक अस्पताल जो नया बनाया हो केपी में उसको उसका नाम बता दें। इसी पे वो बात कर रहे हैं ना कि कुछ प्लान बता रहे हैं गवर्नमेंट के। देखिए ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमने जो पहले के बिगड़े हुए खराब हालत के हॉस्पिटल से वो ठीक किए हैं वहां। यही वजह है कि हमें 2/3 अक्सरियत मिली और दूसरी तरफ गवर्नमेंट मिली। चौधरी साहब आप लोग 40 साल से मुसल्लत है, हमारी परफॉर्मेंस 5 साल का कंपेयर कर लें। देखिए मजा बात सुने, मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, 300 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करते हैं सियालकोट से। 1 मिनट चौधरी साहब, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। 1964 में आखिरी और पहला हॉस्पिटल बना था सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद कोई हॉस्पिटल सरकारी सतह पे यहां नहीं बना। यही वजह है, सेहत पे तवज्जो नहीं दी गई। अगर यही 270 अरब रुपए जो इन्होंने पंजाब में ऑरेंज ट्रेन पे लगाए हैं, 36 अजला में स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल खड़े कर सकते थे गरीबों के लिए, लेकिन इन्होंने 270 अरब रुपए की वहां ऑरेंज ट्रेन खड़ी कर दी है लाहौर में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और मेरा ये क्लिप आपने रिकॉर्ड रखना है। जी जी। हमारी गवर्नमेंट पंजाब में भी, खैबर पुख्तूनख्वा में भी और मरकज में भी इंशाअल्लाह ताला आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, इस पे प्रोग्राम कर लेंगे। सबसे ज्यादा बजट तालीम और सेहत पे इंशाअल्लाह ताला हम रखने बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तालीम और सेहत पर सबसे ज्यादा बजट जो है वो रखा जाएगा, फिर देखेंगे कि आगे क्या इस्लाहत होती है। इज़हारुल हक साहब आप फरमाएगा, जो हुकूमत का जो मंशूर लेकर आई थी वो अभी तक हमें सिर्फ दावे दिखाई दे रहे हैं। उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा जो है बजट का दिया जाएगा सेहत और तालीम को। आपको क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखिए मदीहा, पहली इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इस पर इन्हिसार है कि एक हुकूमत सोशल सेक्टर्स को कितना अहमियत देती है। ये बात चौधरी मंजूर साहब कर चुके हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि ह्यूमन रिसोर्स में आप कितनी सरमायाकारी करते हैं, और उसका सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टेशन है वो सेहत और तालीम होता है। अब दो बातें समझने की हैं। पहली बात तो ये है कि जब तक हमारे हुक्मरान और आला पाए के ब्यूरोक्रेट जो हैं ये इन हस्पतालों में नहीं जाएंगे, तब तक ये हस्पताल इम्प्रूव नहीं होंगे। और मदिया, दूसरी बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट अर्ज करने लगा हूँ अपने इन बुजुर्गों, ये सब पॉलिसी मेकर्स और ये सब हुक्मरान बैठे हैं हमारे, इरशाद आरिफ साहब भी अपने कलम के जोर से बहुत कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं, कि देखें हमारे हस्पतालों का स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, तनख्वाहों का स्ट्रक्चर जो है, ये तनख्वाहों का स्ट्रक्चर जो है ये बहुत पुराना है, अज़कार रफ्ता है। जो तनख्वाहें आप डॉक्टरों को और पैरामेडिकल को दे रहे हैं उसमें अस्पताल कभी काम नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि पंजाब में ये पीड्स की, बच्चों की हार्ट सर्जरी है, बच्चों के सुराख की, उसके 2 या 3 माहिरीन हैं और उनमें से भी एक सरकारी सेक्टर को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। आप सिंगापुर का मॉडल अपनाएं, पैरामेडिकल को और डॉक्टरों को अच्छी तनख्वाहें दें, इनको प्राइवेट कंपनियों की तरह रन करें। ये जो मौजूदा है उनमें आप एक डॉक्टर को सेक्शन अफसर के बराबर तनख्वाह और टाइम स्केल देते हैं, पैरामेडिकल के आदमी को एक क्लर्क की तरह ट्रीट करते हैं। आप इनको अहमियत दें ताकि प्राइवेट सेक्टर की तरफ ये न जाएं। तो मैं ये छोटी सी बात इसी पर आपके अस्पतालों की इम्प्रूवमेंट। लेकिन इज़हार साहब, अगर हम सरकारी अस्पतालों में जाएं तो वहां डॉक्टर दिखाई देते हैं, बल्कि ट्रेनी डॉक्टर दिखाई देते हैं। हकीकत तो यही है। सखर में जो एक मदिया, 1 मिनट, नैब सखर में जो डॉक्टर है वो अमेरिका से छोड़ के आया है। वो वाहिद पाकिस्तान दुनिया के उन 2 डॉक्टर्स में से है जो ओपन हार्ट सर्जरी पीछे से होल के जरिए कर रहे हैं। तो नैब आ गई कि आप इनको इतनी तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? ठीक ठीक। इरशाद साहब आप फरमाएगा कि मुझे करेक्ट कीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका बड़ा कलीदी रोल होना चाहिए इस तमाम सूरत हाल में, क्योंकि मसावी तालीम देने की जिम्मेदारी तो शायद उन्हीं की है, लेकिन मैंने कहीं उनको नहीं देखा कि कहीं वो किसी स्कूल के इनॉग्रेशन में कभी देखे गए हों या उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट पास की हो। ये तो उस्मान डार साहब भी बता सकते हैं कि शफकत महमूद साहब कहाँ हैं। सुना है कि उन्होंने, वो तो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं जो ये तारीखी इमारतें जो हैं उनके बारे में फ़ैसले कर रही है कि गवर्नर हाउस की दीवार गिरा दो और फ़लाँ जो है इमारत को नीलाम कर दो, फ़लाँ इमारत में ये कर दो। तालीम के बारे में तो उस्मान डार साहब भी बता सकते हैं, लेकिन जो अलमिया है हमारे मुल्क का वो ये है, ना यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, ना यहाँ मसला वसाइल का है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का इशू है। जो तालीम के लिए और सेहत के लिए बजट है, क्या वो सही खर्च हो रहा है? बुनियादी सवाल ये है। 80s में जब हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई तो बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर यह फ़ैसला हुआ कि जो नेशनलाइज इदारे हम उनको तो प्राइवेट करेंगे
और जो बुनियादी फ़र्ज़ है रियासत का, तालीम देना, सेहत की सहूलतें फ़राहम करना मुसावी तौर पर, और आम आदमी की हिफाजत करना, वो प्राइवेट शोबे को दे देंगे। चुनांचे यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ बनने लगी, यहाँ प्राइवेट हस्पताल बने, बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने, यहाँ प्राइवेट इदारे, तालीमी इदारे वजूद में आए भारी फ़ीसों पर, जहाँ गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। और जो सरकारी स्कूल थे, सरकारी कॉलेज थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी हालत ज़ार बिगड़ती चली गई। और यही हाल हमारे हस्पतालों के साथ हुआ। आप बेसिक हेल्थ सेंटर में चले जाएं, इमारतें बनी गई हैं, कर्ज़े लेकर इमारतें बना दी गई हैं, डॉक्टर भी मौजूद है, तनख्वाह भी उसको मिल रही है, और उसको ये शिकायत नहीं है कि जी मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही है, ज़्यादा मिलनी चाहिए। यहाँ एक तरफ मुलाजमत के लिए डॉक्टर हस्पताल जो हैं हड़तालें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी डॉक्टर दस्तयाब नहीं है, हैं सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि जी दवाई के लिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए या तो वसाइल नहीं हैं, अगर वसाइल हैं तो डॉक्टर साहबान जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे हैं। प्रोफेसर जो है या तो वसाइल नहीं, अगर वसाइल हैं तो फिर डॉक्टर नहीं। उस्मान डार साहब आपका लास्ट एक सेकंड, केई के नाम पर वो नाम बनाता है कि केई का प्रोफेसर है, काम वो 18 घंटे प्राइवेट अस्पताल में करता है, और अपने अस्पताल में वो महीना 15 दिन नजर ही नहीं आता। तो मिस मैनेजमेंट है बुनियादी इसको, और ये उस वक्त ठीक होगा, ये उस वक्त ठीक होगा जब अवामी नुमाइंदों के, ब्यूरोक्रेट्स के, फौजियों के बच्चे इन्हीं तालीमी इदारों में तालीम हासिल करेंगे, इन्हीं अस्पतालों में इलाज कराएंगे। ये पाबंदी लगा दें, ये 2 साल में सब कुछ ठीक हो सकता है। आपका कमेंट जी। देखिए हम तो हमेशा से अदारों की मजबूती की बात करते आए हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये तमाम चीज़ें जिसका शाह दारा साहब जिक्र कर रहे हैं ये होनी चाहिए। यकसा निज़ाम तलीम की इन्होंने बात की है, उसके ऊपर जो हमारी हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है, वो शफकत महमूद साहब उसमें एंगेज हैं, वो काम कर रहे हैं, वो कहीं गायब नहीं है। और मैं देख रहा था चंद रोज कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है की थी, लेकिन हो सकता है आपके ना गुजरी हो नजर से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट और शफकत महमूद साहब, वो जो हमारे पंजाब से मिनिस्टर्स हैं एजुकेशन के, तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, और इंशाल्लाह ताला जल्द इसके ऊपर जो हुकूमती पॉलिसी है वो सामने होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने यकीन दहानी कराई कि तालीम और सेहत का यकसा निज़ाम किया जाएगा, तभी पाकिस्तान डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की सफ में शामिल होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।